बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 दिसंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि अपनी चुप्पी से बीजेपी की नींद उड़ा चुके नीतीश कुमार ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जय नीतीश कुमार ने कहा कि वे पहले गलती कर चुके हैं लेकिन अब वे नहीं करेंगे, वे बीजेपी के साथ ही रहेंगे और इधर उधर नहीं जाएंगे, ये कहना है नीतीश कुमार का। जय नीतीश कुमार ने कहा है कि हम दोनों मिलकर के बिहार का विकास करेंगे। जब प्रगति यात्रा के तहत सीतामढ़ी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में कहा कि क्षेत्र में विकास के काम किए जा रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, अब हम हमेशा इनके साथ ही रहेंगे, बिहार के साथ ही देश का विकास करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेतृत्व को लेकर के बीजेपी की ओर से की गई टिप्पणी के बाद जेडीयू के नाराज होने की बात कही जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि वे एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। दोस्तों बिहार में अवैध संबंध की वजह से कई परिवार तबाह हो गए हैं। जहां हाल ही में अवैध संबंध की वजह से कई लोगों की जान भी गई है। वहीं पर पूर्णिया जिला में एक मामला सामने आया है जिसमें गलत संबंध का आरोप लगा करके पति ने अपनी पत्नी की मांग में जबरन अपने पड़ोसी से सिंदूर डलवा दिया। जिस व्यक्ति पर अवैध संबंध का आरोप है उसे ग्रामीणों ने जम करके पीटा। महिला 2 बच्चे की माँ है, अब उसे पति ने घर से भगा दिया है। जहाँ वह उसी पड़ोसी के बरामदे पर रह रही है जिससे उसके अवैध संबंध बताया गया है। जब पूर्णिया जिले के केनेगर थाना क्षेत्र के हाट धनहरा गांव में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पूरे मामले के बारे में तब पता चला जब एक पीड़ित महिला एसपी से मदद मांगने के लिए पुलिस कार्यालय पहुंची। जब महिला ने बताया है कि 14 साल पहले उसकी शादी हुई और फिर उसे 10 साल की एक बेटी है और 8 साल का बेटा भी है। जब उसके पति ने उसके ऊपर पड़ोसी से अवैध संबंध होने का आरोप लगाया और गाँव वालों को बुला करके सरेआम तमाशा किया, उसे घर से बाहर भी निकाल दिया गया है। जब महिला ने पुलिस को बताया है कि कुछ दिन पहले वे शौच के लिए जब घर से बाहर निकली तो फिर लौटने पर उसका पति उससे उलझ गया। जब पड़ोसी से अवैध संबंध का आरोप लगा करके लोगों को जमा कर लिया, उसके बाद पड़ोसी को घर से बाहर निकाल करके बुरी तरीके से सबने पीटा। चाहे इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी की मांग में पड़ोसी से जबरन सिंदूर भी डलवा दिया और फिर उसके घर ही भेज दिया। जब महिला ने बताया है कि इस घटना के बाद वह अपने बच्चों को छोड़ करके पड़ोसी के ही बरामदे पर रह रही है। दोस्तों पिछले कुछ महीने में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। यह खाद्य तेलों से लेकर के सब्जियां और फिर खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले प्याज और लहसुन के दामों ने आम लोगों को परेशान कर दिया है। अब साल खत्म होते होते अब लोगों की जिंदगी और फिर उसकी आर्थिक योजनाओं पर असर डालने की वाली एक और खबर सामने आ गई है। यह खबर लहसुन के दामों से जुड़ी हुई है। दरअसल खुदरा बाजार में लहसुन के दाम प्रति किलो 400 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच गए थे, जबकि थोक बाजार में यही दाम 350 रुपए से लेकर के 400 रुपए के बीच थे। छोटे बाजारों में दाम ने और भी ऊंचाई छू ली थी, लेकिन अब इन लहसुन के दामों में गिरावट शुरू हो गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार बुधवार को लहसुन के दाम प्रति किलो 50 रुपए कम हुए हैं। इसमें भी अच्छे गुणवत्ता वाले लहसुन अब 350 की बजाय 300 रुपए किलो मिल रहा है। बाजारों में नया लहसुन आना शुरू होने से ये दाम आने वाले दिनों में और भी कम होंगे और फिर गृहिणियों को राहत मिलेगी, ऐसा व्यापारियों का कहना है। दोस्तों मनमोहन सिंह के निधन के बाद कई लोग उनकी संपत्ति और परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। बिना ताम झाम के सादगी से जीवन जीने वाले मनमोहन सिंह की संपत्ति के बारे में जो अपडेट सामने आई है वह करीब 6 साल पुरानी जानकारी के आधार पर है। जब मनमोहन सिंह 2024 तक राजस्थान से राज्यसभा सांसद थे। 2018 में राज्यसभा सांसद के लिए नामांकन करते समय मनमोहन सिंह ने अपनी कुल संपत्ति 15 करोड़ 77 लाख 52,837 रुपए बताई थी। जब 2018-19 में उनकी कुल कमाई 89 लाख 42,390 रुपए बताई गई है। मनमोहन सिंह के नेटवर्क से जुड़ी हुई ये जानकारी राज्यसभा चुनाव के नामांकन के दौरान किए गए उनके हल्फनामा के आधार पर लिखी गई है, जो आपको भी बताए गए हैं। आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह में हुआ था। उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह था जबकि माँ का नाम अमृता कौर था। जब विभाजन के दौरान यानी कि जब पाकिस्तान बना था हिंदुस्तान से कट करके, तो फिर उनका परिवार भारत में अमृतसर चला आया था। साल 1958 में मनमोहन सिंह गुरु शरण कौर से शादी की। मनमोहन सिंह की 3 बेटियां हैं, जहाँ अमृत सिंह, दमल सिंह और फिर उपेंद्र सिंह।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की मांग का जदयू स्वागत नहीं कर रहा है। यह जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार को बहुत पुरस्कार मिल चुका है। उन्होंने कभी इसके लिए कहीं भी आवेदन नहीं दिया है, वे किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है। जय एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार ने ईमानदारी और फिर निष्ठा से बिहार जैसे पिछड़े राज्य का विकास किया है। उन्हें ग्लोबल लीडर और ग्लोबल थिंकर का पुरस्कार मिल चुका है। यह कोरोना के समय प्रवासी बिहारियों को सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाने के महान काम के लिए केंद्र सरकार भी पुरस्कृत कर चुकी है। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा शराबबंदी, महिला उत्थान एवं पर्यावरण एवं वन संरक्षण के लिए भी नीतीश कुमार पुरस्कृत हो चुके हैं। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार स्वतंत्रता सेनानी परिवार के उनका बड़ा व्यक्तित्व है। पहचान और परिचय के लिए उन्हें किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बिहार में अब से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ऑटो और टोटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जब बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने इन गाड़ियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। जब सरकार का ये कदम बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि को देखते हुए लिया गया है। यहाँ आपको बता दूं कि बिहार परिवहन विभाग ने इस नए नियम को अप्रैल 2024 से लागू करने का ऐलान कर दिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार ये कदम बच्चों की सुरक्षा और फिर सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद स्कूलों को बच्चों के परिवहन के लिए लाइसेंस प्राप्त और सुरक्षा वाहनों का प्रबंध करना होगा। साथ ही ऑटो और टोटो चालकों द्वारा अवैध रूप से बच्चों को ढोने पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। जब ऑटो और टोटो में बच्चों के सफर की स्थिति पर लगातार चिंता जताई जा रही थी। इन वाहनों में यानी कि इन गाड़ियों में सुरक्षा सुविधाओं का भारी अभाव था। जहाँ अक्सर इन गाड़ियों में क्षमता से अधिक बच्चे बैठाए जाते थे, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता था। इसके अलावा ऑटो और फिर टोटो चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण भी सड़कों पर हादसों की संभावना अधिक रहती थी। इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद स्कूल संचालकों पर भी नई जिम्मेदारी आ गई है। उन्हें अब बच्चों के परिवहन के लिए सुरक्षित लाइसेंस प्राप्त और मानकों पर खड़े उतरने वाले वाहनों का प्रबंध करना होगा। यह कदम स्कूलों को उनके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और फिर अधिक जवाबदेही बनाएगा। दोस्तों, भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा झंडा आधे झुके रहेंगे और किसी भी प्रकार का सरकारी आयोजन या कार्यक्रम नहीं होगा। ये शोक संदेश देश भर में उनकी योगदान और फिर सेवा को सम्मानित करने के उद्देश्य से है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति के एक प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं और उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। जब भारत के आर्थिक सुधारों में मनमोहन सिंह का बड़ा योगदान रहा, जो देश की वैश्विक स्थिति को मजबूती देने में सहायक साबित हुए हैं। जब उनकी नीतियों के कारण भारत 1991 में आर्थिक उदारीकरण की दिशा में अहम कदम उठाए और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को मजबूत किया है। जहां उनके निधन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 27 और 28 दिसंबर को उनकी प्रगति यात्रा को रद्द कर दिया जा रहा है। ये यात्रा बिहार के विकास कार्यों का दौरा करती थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण ये शोक के संकेत स्वरूप स्थगित की गई है। इस दुखद अवसर पर भारत सरकार और फिर राज्य सरकारों द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। जहां उनके निधन से भारत ने एक महान नेता को खो दिया है, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के हितों की रक्षा की है। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ईमानदारी को नमन करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने देश की निस्वार्थ भाव से सेवा की है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मनमोहन सिंह का यूं चले जाना बहुत बड़ी क्षति है। वह ईमानदार और निस्वार्थ नेता थे। उन्होंने देश के विकास में निस्वार्थ रूप से काम किया है, हर क्षेत्र में भारत का मस्तक ऊंचा किया है। वो एक ऐसे नेता थे जिन पर कोई भी आरोप नहीं था। जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को याद करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मुझे उनके मंत्रिमंडल में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब मैं रेल मंत्री था तो फिर मनमोहन सिंह ने मेरा बहुत सहयोग किया। जब उनके सहयोग को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। वो हमेशा मेरी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जैसे ही मुझे मनमोहन सिंह के निधन की जानकारी मिली तो फिर मुझे गहरा आघात हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो, इसके अलावा उनके परिवार को भी शक्ति मिले।
दोस्तों बिहार सरकार ने बिहार में जमीन सर्वे को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे जमीन विवादों और फिर अपराधों में कमी लाई जा सके और फिर लोगों को अपनी जमीन का स्पष्ट मालिकाना हक मिल सके। इस योजना के तहत बिहार के अलग अलग जिलों में जमीन सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें सर्वे कर्मी गाँव में जाकर के जमीन की मापी का कार्य कर रहे हैं। बिहार में जमीन से जुड़े विवादों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिनमें भूमि का वास्तविक मालिकाना हक और फिर स्वामित्व स्पष्ट नहीं होता है। यह इसके कारण अपराध और फिर आपसी झगड़े बढ़ रहे हैं। जब बिहार सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए जमीन सर्वेक्षण का निर्णय लिया है। इस सर्वे के जरिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर व्यक्ति को अपनी भूमि पर यानी कि अपनी जमीन पर अधिकार का स्पष्ट प्रमाण मिले, जिससे भूमि विवादों की स्थिति कम हो सके। यह जमीन सर्वे करवाने के लिए नागरिकों को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। ये दस्तावेज इस बात पर निर्भर करते हैं कि जमीन किसके नाम पर है, क्या ये आपके नाम पर है या फिर आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर है। दोस्तों बिहार के लोगों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको बता दूं कि बिहार के अंदर जल्द 6 नए पीपा पुल का निर्माण किया जाएगा। ये पुल पटना के अलावा समस्तीपुर, वैशाली, मधेपुरा, बक्सर और भोजपुर जिला में बनाया जाएगा। इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम एवं पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में यातायात को सुगम बनाने के लिए इन पीपा पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। जी हाँ, इसके आगे उन्होंने बताया है कि इन पीपा पुल के निर्माण के बाद 5 सालों तक उनकी स्थापना, रख रखाव, इन्हें खोलने और वापस लाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जब बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सुगम यातायात के लिए पीपा पुल एक बड़ा माध्यम रहता है। नदियों में जलस्तर बढ़ने के समय इन पुलों को खोला जाता है और फिर जलस्तर कम होने के बाद इन्हें फिर से स्थापित किया जाता है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि आमजन को बरसात के तुरंत बाद यातायात के लिए पीपा पुल उपलब्ध हो सकेगा। दोस्तों पूरे बिहार में कड़ाके के ठंड का इंतजार है। आज शनिवार को घने कोहरे के साथ बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार में साल की शुरुआत रिकॉर्ड कड़ाके के ठंड से होगी। इसमें बारिश का भी योगदान रहेगा। साल के अंत में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकती है। वहीं पर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी की वजह से उत्तर और फिर उत्तर पश्चिमी बिहार में सिरहन बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक घने कोहरे का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि पटना के लिए आने वाले 2 दिन काफी महत्वपूर्ण है। 2 दिन काफी महत्वपूर्ण है। 28 दिसंबर को यानी कि आज तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। बारिश की वजह से राजधानी में शीतलहर भी चल सकती है। जब बारिश के बाद आसमान साफ होते हैं, जब घना कोहरा पूरे शहर को अपने चपेट में ले लगा, जब मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट और फिर पहाड़ों पर हो रही तेज बर्फबारी के साथ साथ वहां से चलने वाली पछुआ हवाएं एक साथ मैदानी इलाकों पर ठंड का अटैक कर रही है। इन तीनों फैक्टर की वजह से मैदानी इलाकों में पारा और भी गिरेगा, ठंड और भी बढ़ेगी, जब लोगों का जीना और भी मुश्किल होने वाला है। नए साल के प्रथम सप्ताह से मौसम में ठंड बढ़ने की उम्मीद है। बिहार के करीब 14 जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। आज मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार औरंगाबाद के अलग अलग हिस्सों में हल्की वर्षा की संभावना है। वहीं पर पूर्णिया मौसम केंद्र के वैज्ञानिक सहायक राकेश कुमार ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव का दक्षिण बिहार में ज्यादा दिखने की संभावना है। पूर्णिया और फिर आसपास के इलाकों में इसका असर नहीं के बराबर रहेगा। दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। दुख जताते हुए उन्हें हाशिए पर पड़े समुदाय और मुसलमानों के उत्थान के लिए काम करने का पहला प्रधानमंत्री बताया है। यह एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी की ओर से मैं उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये सच है कि मनमोहन सिंह विभाजन के शरणार्थी थे और फिर अपनी कड़ी मेहनत और फिर ईमानदारी के जरिए वे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे और RBI गवर्नर, वित्त मंत्री और अंत में प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाशिए पर पड़े समुदाय और फिर मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए काम किया है। उनके निधन से देश ने अपना बेटा खो दिया है। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका संसद के प्रति बहुत सम्मान था। जब हम आर्थिक संकट से गुजर रहे थे तब उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का निधन राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। दोस्तों
दोस्तों देश में लगातार बढ़ रही महंगाई आम जनता के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। खास करके पिछले कुछ सालों से प्याज की कीमतें रुला करके रख दिया है। जब देखा जाए तो 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिकने वाली प्याज पिछले कुछ समय से 40 से 50 रुपए प्रति किलो के आसपास बिक रही है। ऐसे में एक बार फिर से प्याज की कीमत में बढ़ोतरी होने की संभावना है। ऐसे में अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर प्याज की कीमत अचानक इतनी बढ़ कैसे जाती है। तो आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा कारण है भारत सरकार द्वारा प्याज के एक्सपोर्ट बैन को हटाना। मतलब प्याज के दाम को काबू में करने के लिए सरकार ने कुछ माह पहले एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल भारत सरकार के इस फैसले का मुख्य ये उद्देश्य था कि देश के बाजारों में प्याज की आपूर्ति बढ़ाई जा सके और प्याज की कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। ऐसे में भारत सरकार ने इन बैन को हटा दिया है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्याज की मांग बढ़ गई है। इधर सरकार ने प्याज पर लगने वाले एक्सपोर्ट एक्सचेंज में भी बदलाव किए हैं। पहले जहां पर 40% टैक्स लगता था, उसे सरकार ने अब घटा करके 20% कर दिया है। इससे किसानों को फायदा होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी अब किसान प्याज को बेच सकते हैं। लेकिन इस वजह से भारतीय मार्केट में प्याज की कमी होने लगेगी और प्याज के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह केवल एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश के लिए आर्थिक सुधारों और फिर विकास के पथ प्रदर्शक थे। जहाँ उनकी दूरदर्शी और नीतियों ने भारत को वैश्विक आर्थिक मंच पर एक नई पहचान दी। यह कहना है तेजस्वी यादव का। जहाँ तेजस्वी यादव ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा है कि आपकी सौम्यता और विनम्रता के अलावा आपके विचारों ने हमेशा हम सब को प्रेरित किया है। आपके नेतृत्व में हम सभी ने आर्थिक सुधारों को देखा जिनका असर आज भी भारत की अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दोस्तों जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के घर पुलिस पहुंच गई। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर गिरफ्तार हो सकते हैं। मामला बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। कल परसों प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि वे कल यानी कि शुक्रवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मिलकर के बीपीएससी के दफ्तर तक मार्च करेंगे। जब प्रशांत किशोर ने ये चेतावनी भी दी थी कि अगर लाठी चली तो नीतीश कुमार की सरकार हिला देंगे। हालांकि प्रशांत किशोर मार्च में शामिल नहीं हुए। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम प्रशांत किशोर की आवाज शेखपुरा हाउस पहुंच गई। यह कहा जा रहा है कि मार्च को लेकर के प्रशांत किशोर से बातचीत चल रही थी। आपको बता दूं कि पिछले 9 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर धरना स्थल पर पहुंचे थे। प्रशांत किशोर ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस अभ्यर्थी ने लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी है उसे सरकार को 10 लाख रुपए का मुआवजा तुरंत देना चाहिए क्योंकि वे गरीब घर का बच्चा था। प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि सरकार को 3 दिन का अल्टीमेट दीजिए। अगर सरकार 3 दिनों में अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनती है तो फिर छात्रों के आंदोलन में प्रशांत किशोर सबसे आगे चलेगा। हालांकि इसके बाद अभ्यर्थियों ने प्रशांत किशोर से अनुरोध किया है कि 3 दिन नहीं बल्कि शुक्रवार को ही मार्च करना चाहिए। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्थगित हुए प्रगति यात्रा का नया डेट शीट जारी कर दिया गया है। जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक के कारण प्रगति यात्रा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर आने वाले थे, हाजीपुर में नीतीश कुमार का कार्यक्रम था। अब इस कार्यक्रम को लेकर के नया डेट भी जारी कर दिया गया है। यहाँ सीएम 5 जनवरी को मुजफ्फरपुर और फिर 6 जनवरी को वैशाली जाएंगे। इसके अलावा बाकी के कार्यक्रम पहले की तरह ही रहेंगे। इसकी तारीखों में कोई भी चेंज बदलाव नहीं किया गया है। बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रहे और फिर अनशन पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से खान सर और गुरु रहमान का साथ मिला है। दरअसल जाने माने कोचिंग शिक्षक खान सर और गुरु रहमान बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान खान सर ने कोचिंग संचालकों पर छात्रों को भड़काने और फिर भड़काने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। खान सर ने दिल्ली से आंदोलन के लिए फंडिंग की बात को बेबुनियाद बताया। धरना स्थल पर पहुंचे खान सर ने छात्रों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। इस दौरान खान सर ने कहा कि इस पूरे मामले में प्रशासन को अच्छी तरीके से जांच करनी चाहिए। जब खान सर ने इन परिस्थितियों के लिए बीपीएससी को जिम्मेदार बताया। जब खान सर ने कहा कि आज 10 दिनों से बिना खाए पिए छात्र धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हमारी एक ही मांग है कि बीपीएससी फिर से परीक्षा कराएं। इस दौरान खान सर ने अभ्यर्थियों के संग फिर से एग्जाम कराने का नारा दिया है। जब खान सर ने कहा कि बीपीएससी की कार्यशैली शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। बीपीएससी के रवैये के कारण प्रतिभावान छात्र सोनू की जान चली गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी खान सर और
और बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे थे। इसके बाद खान सर की तबीयत भी खराब हो गई। वहीं पर अब एक बार फिर से खान सर छात्रों के समर्थन में खड़े हुए। वहीं पर धरना स्थल पर खान सर के पहुंचने से बीपीएससी अभ्यर्थी जोश में आ गए और फिर बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। खान सर ने कहा है कि आज से ये पूरी तरीके से छात्रों के आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। दोस्तों, बिहार में रहने वाली एक महिला अधिकारी ने शादीशुदा होते हुए एक कांस्टेबल से अफेयर चलाया। प्रेमी की खातिर उसने पति को छोड़ दिया और बच्चों पर भी तरस न खाया। उन्हें भी अकेला छोड़ करके प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी, लेकिन वे नहीं जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। पति को धोखा देने वाली महिला अधिकारी खुद भी धोखे का शिकार हो गई। उसके प्रेमी ने उसे शादी करने से ही इनकार कर दिया, खुद किसी और से शादी कर ली। अब महिला अधिकारी थाने जाकर के पुलिस वालों से मदद मांग रही है। जब उसने पटना के महिला पुलिस थाने में सिपाही के खिलाफ शादी का झांसा देकर के उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने का मामला दर्ज कराया है और उसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। जहां महिला अधिकारी कोर्ट में कार्यरत है, वहीं पर आरोपी सिपाही पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात है। महिला पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वे लंबे समय से अपने पति से अलग रह रही है। जब बताया जा रहा है कि आरोपी महिला मूल रूप से जमुई जिले का रहने वाला है। जब पटना में ही उसकी मुलाकात महिला अधिकारी से हुई थी। जब इसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ी और फिर एक दूसरे के करीब आ गए। महिला अधिकारी और सिपाही 6 साल तक साथ भी रहे। आरोप है कि लिव इन में रहने के बाद युवक ने पीड़िता को धोखा दे दिया। जब उसने फतुहा कोर्ट में दूसरी लड़की से शादी कर ली। जब महिला की शिकायत पर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, पिछले 11 महीने में बिहार के 35,677 किशोर साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। जब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर आई कॉल से यह खुलासा हुआ है कि किशोर साइबर बुलिंग के साथ ही साइबर फ्रॉड के भी शिकार हो रहे हैं। जब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से मिल रही जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा ऐसे किशोर साइबर ठगों के निशाने पर रहते हैं जिनका सोशल मीडिया में अकाउंट है या फिर उनके नाम पर बैंक खाते खोले गए हैं। साइबर ठग लड़कियों के चक्कर में किशोर को फंसाते हैं और फिर उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। साइबर ठग द्वारा किशोरों को लड़कियों के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता है। साइबर ठग लड़की बनकर के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों से बातें करते हैं और फिर उन्हें अलग अलग तरीके से फंसाते हैं। इसके बाद उनका बैंक खाता नंबर लेकर के ठगते हैं। ऐसा किसी एक के साथ नहीं बल्कि सैकड़ों किशोरों के साथ हुआ है। डर से किशोर अपने अभिभावकों को यानी कि अपने गार्जियन माँ बाप को नहीं बता रहे हैं। आयोग की माने तो ऐसे ठग 1000 से अधिक किशोर को साइबर ठगों के शिकार बने हैं। दोस्तों, बिहार में करप्ट सरकारी सिस्टम का अजीबोगरीब खेल उजागर हुआ है। जब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बड़े घपले का खुलासा हुआ है। जब कमीशन खोरी के खेल में अधिकारियों की मिली भगत से दलालों ने फर्जी लाभुकों को सीएम कन्यादान योजना का लाभ दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली है। यह मामला पूर्वी चंपारण जिले का है, जहां पर योजना का लाभ लेने वाली कन्याओं और फिर उनकी माताओं के बीच उम्र का अंतर महज 3 साल से 7 साल है। लाभुकों के दस्तावेजों की जाँच से मामला पकड़ में आया है। खेल उजागर होने के बाद श्रम विभाग में हरकंप मच गया है। अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। जब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभुक महिलाओं श्रमिक कल्याण विभाग की ओर से 50-50 हजार रुपए का लाभ दिया जाता है। दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से बिहार सहित पूरे देश में शोक की लहर है। इस बात की जानकारी मिलते ही मुंगेर के सैंड आर्टिस्ट भी भावुक हो गए। जब मुंगेर के सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने पीपल के पत्ते पर आकृति उकेर करके मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन से देश भर में शोक की लहर है। इधर उनकी निधन की खबर सुनकर के भावुक हुए देश के चर्चित अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार मधुरेंद्र कुमार ने भी अपनी अनोखी कलाकृति से उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी है। सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने अपनी 5 घंटों की कठिन मेहनत के बाद दुनिया की सबसे छोटी पीपल के हरे पत्ते पूर्व प्रधानमंत्री की अद्भुत और फिर अकल्पनीय तस्वीर उकेर करके डॉक्टर मनमोहन सिंह लिख करके उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट कर की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश के तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी है और फिर अपने अपने तरीके से उनको याद कर रहे हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को बिहार भी आज याद कर रहा है, बिहार उनकी दरिया दिली के लिए याद कर रहा है। जब बिहार में विकास नींव रखने में अहम योगदान देने वाले मनमोहन सिंह को आज हर एक बिहारी धन्यवाद दे रहा है। और दे भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया था। जब आपको बता दूं कि सबसे पहले बात करते हैं साल 2008, जब
बिहार में बाढ़ से हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था, तब प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश का खजाना खोल करके इस जख्म पर मरहम लगाने का प्रयास किया। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और भी कई काम बिहार के लिए किए थे। साल 2008 में बिहार में जब कुसहा बांध टूटा तो फिर भीषण तबाही आई। इस दौरान 28 अगस्त 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूर्णिया पहुंचे और फिर वहां से फिर से हेलीकॉप्टर से सुपौल, मधेपुरा, अररिया और कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही उन्होंने राहत पैकेज के तौर पर 1000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान कर दिया और 1 लाख टन अनाज देने का भी ऐलान किया था। यह कहा जा रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहल से ही पटना में पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना था। जब राज्य सरकार ने इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा तो फिर मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे अप्रूव कर दिया। वहीं पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बिहार के किशनगंज जिले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोली गई थी। हालांकि आज तक ये साकार नहीं हो सकी है, लेकिन मनमोहन सिंह द्वारा प्रयास किया गया। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी में 5 साल से बंद पड़ी रीगा चीनी मिल का उद्घाटन किया। 1932 में रीगा चीनी मिल 2019 में बंद हो गई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनियारी गांव में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रीगा चीनी मिल का उद्घाटन जिले के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। प्रगति यात्रा के दौरान रीगा चीनी मिल की फिर से संचालन पर चालू होने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे मिल के 400 कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रोजगार और फिर लगभग 2000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक पेराई सत्र तक चीनी मिल सफलतापूर्वक चल गई तो फिर सरकार गन्ना किसानों का बकाया 51 करोड़ रुपए भी दे देगी। वहीं पर शिवहर सीतामढ़ी में प्रगति यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण एवं मधुबनी जिले के लगभग 50,000 गन्ना उत्पादकों को चीनी मिल के फिर से संचालन से लाभ प्राप्त होगा और फिर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वहीं पर उन्होंने कहा कि 2025 में सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएगा, जिससे सीमांचल के लाखों लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि पर्यटन विभाग सीतामढ़ी में होटल जानकी विहार परिसर में 29 करोड़ 87 लाख 10 हजार रुपए की लागत से बजट होटल के निर्माण कराएगा। ये होटल 24 माह में बन जाएगा। उन्होंने कहा है कि नए बजट होटल में 54 कमरे, 4 स्वीट रूम, स्विमिंग पूल, सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग और फिर कार पार्किंग की व्यवस्था होगी। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज जिला में 28 दिसंबर को एक विशेष नीलामी आयोजित की जाएगी, जिसमें मद्य निषेध विभाग द्वारा जब्त की गई 164 गाड़ियों को बेचा जाएगा। अगर आप कम कीमत में गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही खास हो सकता है। इस नीलामी में बाइक, कार, बोलेरो, पिकअप ट्रक और फिर यहाँ तक कि बसों की भी बिक्री की जाएगी, वो भी बहुत कम कीमत पर। नीलामी का आयोजन कलेक्ट्रेट के कौशल विकास केंद्र में किया जाएगा। इच्छुक खरीदारों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदन करना होगा और फिर निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करना होगा। खरीदारों को नीलामी में भाग लेने के लिए एक 20% डिमांड ड्राफ्ट और फिर आवेदक फॉर्म जमा करना होगा। ये राशि मद्य निषेध विभाग के कार्यकाल में जमा की जाएगी, जिसके बाद ही व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने का अधिकार मिलेगा। इस बार की नीलामी में मद्य निषेध विभाग द्वारा जब्त की गई गाड़ियों की श्रेणी में कई प्रकार की गाड़ियां शामिल है, जो अलग अलग आकार की श्रेणी की है। यह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये नीलामी गोपालगंज के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, खास करके उन लोगों के लिए जो कम कीमत में अच्छी गाड़ियां खरीदने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार के सरकारी कर्मी हैं तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बिहार में सरकार कर्मचारियों और फिर अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा सकती है। जब सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग इसे लेकर के हलचल तेज है। जब विभाग ने इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया है और बताया है कि बिहार में काम कर रहे सरकारी कर्मियों को किन किन कामों को हर हाल में समय पर पूरा कर लेना होगा। जिन कर्मियों ने इसमें लापरवाही दिखाई उनके वेतन पर हर हाल में रोक लगा दी जाएगी। बिहार संवर्ग IAS अफसरों, प्रतिनियुक्त पर तैनात अधिकारियों के लिए भी ये निर्देश जारी हुआ है। दरअसल बिहार के सरकारी कर्मियों को अपनी चल अचल संपत्ति और फिर दायित्वों का ब्यौरा जमा करना है। 15 फरवरी 2025 तक इसके लिए समय मिलेगा। 15 फरवरी तक इसका ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों, पदाधिकारियों और फिर कर्मियों का वेतन भुगतान रोक दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर के निर्देश जारी कर दिया है।
दोस्तों बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर के खान सर का समर्थन मिला है। अब खान सर खुद कल 27 दिसंबर को इसका खुलासा किया है कि उन्होंने कहा कि आयोग को बीपीएससी 17वीं परीक्षा सीसीटीवी फुटेज जारी कर देना चाहिए। उन्होंने खुद खुलासा किया है कि आखिर क्यों छात्रों का परीक्षा रद्द किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि खान सर ने बीपीएससी फुटेज मांगा है ताकि जो उस पर आरोप लग रहे हैं वो फर्जी साबित हो जाए, लेकिन आयोग ऐसा नहीं कर रही है। यहाँ इससे साफ है कि दाल में कुछ काला है। खान सर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पटना ही नहीं बल्कि बेतिया में भी प्रश्न पत्र बांटने में गड़बड़ी हुई है। बेतिया के जीवन इंटरनेशनल स्कूल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वहां का पूरा सीसीटीवी फुटेज आयोग को शेयर करना चाहिए, लेकिन आयोग ऐसा क्यों नहीं कर रही है यह समझ में नहीं आ रहा है। खान सर ने कहा कि आयोग धांधली का प्रमाण बीपीएससी अभ्यर्थियों से मांग रही है, जबकि सारे साक्ष्य उनके पास और फिर उनके अधीन है। जहाँ उन्होंने आगे कहा कि आयोग अगर छात्रों की बात नहीं सुनती है तो फिर तमाम किस्म के सबूतों के साथ कोर्ट में परीक्षा को चुनौती दी जाएगी। खान सर ने अभ्यर्थियों के समर्थन में हर कदम उनके साथ चलने की बात कही है। उन्होंने 2 दिन पहले भी धरना स्थल पर आकर के पुलिस लाठीचार्ज को जुल्म करार दिया था। कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम का जन्मदिन है और अपना जन्मदिन मास्टर मुजाहिद आलम गरीबों के बीच रह करके और बाकी बच्चों को कॉपी कलम बांट करके मनाया है। आज मास्टर मुजाहिद आलम के जन्मदिन के मौके पर जेडीयू कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर केक काट करके मनाया है। साथ ही साथ मास्टर मुजाहिद खुद अलग अलग हॉस्पिटलों का दौरा किया और साथ ही साथ शिक्षण संस्थान में जाकर के बच्चों के बीच कॉपी कलम बांटे हैं। हम आपको इस खबर के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे। आपको बता दूं कि कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम 55वां जन्मदिन मनाया है। जदयू पार्टी के पदाधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं, आम जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा समारोह पूर्वक मनाया गया है। इस अवसर पर जगह जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। किशनगंज के खगरा स्थित दयादान केंद्र में एडमिट सैकड़ों कुष्ठ रोगियों के बीच मास्टर मुजाहिद आलम ने केक और बिस्किट का पैकेट बांट करके अपना 55वां जन्मदिन कुछ रोगियों के साथ मनाया है। इस अवसर पर दयादान केंद्र के पदाधिकारी कर्मचारी मोइन सुनील, जदयू नेता आमिर मिन्हाज, जेडीयू नेता मुस्तकीम, जदयू नेता फिरदौस, मुनाजिर, अहसान आजाद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं पर किशनगंज सदर अस्पताल पहुंच करके वहां पर एडमिट मरीजों के बीच पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम फलाहार, संतरा, सेब बांट करके अपना 55वां जन्मदिन मनाया है। वहीं पर जामिया महमूदुल मदारिस में जदयू पदाधिकारियों ने नगर अध्यक्ष डॉक्टर नूर आलम, जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष आमिर मिन्हाज एवं जदयू जिला महासचिव मुस्तकीम के नेतृत्व में जदयू जिला अध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम के जन्मदिन पर वहां पर पढ़ाई कर रहे बच्चों के बीच कॉपी और कलम बांट करके अपने जन्मदिन की खुशियां शेयर की। वहीं पर मास्टर मुजाहिद आलम के 55वें जन्मदिन के मौके पर शाम को रुस्तम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज डेराबाड़ी पहुंच करके छात्र एवं छात्राओं के बीच संबोधित किया और फिर सभी छात्र एवं छात्राओं के बीच कलम, कॉपी एवं केक का वितरण किया है। जब विद्यालय के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स एवं स्टाफ के बीच डायरी, कलम एवं केक का वितरण किया है। जब विद्यालय की सुरक्षा प्रहरी के बीच कलम, कॉपी एवं मिठाई बांटा गया है। इस अवसर पर रुस्तम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय डेराबाड़ी किशनगंज के एकेडमिक कैंपस में वृक्षारोपण किया गया। जदयू जिला अध्यक्ष मास्टर मुजाहिद का 55वां जन्मदिन जदयू जिला कार्यालय किशनगंज में पूर्व जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बुलंद अख्तर हाशमी के नेतृत्व में जदयू पदाधिकारियों द्वारा समारोह पूर्वक मनाया गया। इस खास मौके पर पूरे कार्यालय को सजाया गया था, जहां पर बुके, उपहार देकर के एवं केक काट करके जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष आमिर मिन्हाज, जदयू नगर अध्यक्ष डॉक्टर नूर आलम, वरिष्ठ जदयू नेता सह वार्ड पार्षद प्रतिनिधि फिरोज आलम, जदयू जिला सचिव सह कार्यालय प्रभारी नजीब मोहम्मद, जदयू नेता जिलानी जिशान आरजू, जदयू जिला सचिव फिरदौस सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। दिन भर मास्टर मुजाहिद आलम के कार्यालय एवं आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, जिसमें मुखिया तनवीर आलम, आसिफ पैक्स अध्यक्ष तौसीफ महबूब आलम, इजहार आलम, आरिफ काजिम, जुल्फिकार सहित सैकड़ों लोग बधाई देने के लिए पहुंचे। जब अपने जन्मदिन पर जदयू जिला अध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम ने जगह जगह पर जरूरतमंदों के बीच वस्त्र का वितरण किया, यानी कि कपड़ा बांटा गया। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बता दूं कि जन्मदिन के मौके पर कुछ लोग खुशियां मनाते हैं, पार्टी करते हैं, वहीं पर मास्टर मुजाहिद आलम लोगों के बीच रह करके, गरीबों के बीच रह करके अपना जन्मदिन को खास बनाया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।